सभी को नमस्कार। करंट अफेयर वाली सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो क्रमिक विकास हुआ है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही नई शिक्षा नीति आई है। इस वजह से आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ है। सदियों से अपने ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश फैला रहे भारत को दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता रहा है। आप सबको पता है कि विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि शिक्षा में भारत का स्थान उच्चतम था, उच्च स्तरीय था। हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थानों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। हमारी प्राचीनतम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने दुनिया में कौतूहल का विषय बनाया। तमाम सभ्यताएं पठन पाठन में हमारे ही बताए रास्ते पर चलती दिखी। सदियों तक हम अपने को मतलब भारत को विश्व गुरु के रुतबे पर न केवल हम इतराते रहे, बल्कि उसे बरकरार रखने की हर संभव कोशिश भी करते रहे। लेकिन सहने सहने हमारी यह कोशिश क्षीण होती गई, कमजोर होती गई और हम ज्ञानार्जन की जगह बाजारोन्मुखी और व्यावसायिक शिक्षा दिलाने वाले जो मकड़ जाल है उसमें घिरकर उबर नहीं सके। धीरे धीरे हम पर थोपी गई व्यवस्था हमारी शिक्षा प्रणाली को दीमक की तरह चाटती गई। आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कछुआ चाल से सुधार किए जाते रहे, लेकिन वो नगण्य मात्र थे। किसी भी देश को विश्व की ताकत बनाने वाला यह अहम क्षेत्र है जिसको किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रमुख एजेंडे में नहीं रखा। इस बात का सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई है वो देश में 34 साल बाद आई है। ऐसे में भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो क्रमिक विकास हुआ उसको हम एक बार क्रमिक रूप से देखते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे वर्तमान शिक्षा पद्धति या नई शिक्षा पद्धति की। मैं प्रारंभ करता हूं परंपरावादी शिक्षा से। परंपरावादी शिक्षा शुरुआती दौर में भारत में ब्राह्मण परिवार देते थे, अर्थात ब्राह्मण या पंडित परिवार ही शिक्षा प्रदान करते थे। मुगलों के समय शिक्षा संभ्रांतवादी विचारधारा के अधीन थी, अर्थात जो कुलीन व्यक्ति थे उन्हीं को शिक्षा प्राप्त होती थी। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शिक्षा का जो तंत्र था उसमें अमीर लोग थे, अमीरों को शिक्षा के चलन को ब्रिटिश शासन ने और समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक राज्य अर्थव्यवस्था जैसी जो कंसेप्ट है उसको भारतीय सोसाइटी को प्रदान करने की कोशिश की। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन काल में सिर्फ
एक वर्ग को ही शिक्षा प्राप्त हुई जो वो अपने लिए क्लर्क पैदा कर सकें, अपने जो समाज है, अपना शासन है, उसको चला सकें। आज़ादी के बाद नेहरू काल में, नेहरू और उनके काल में जो शिक्षा थी उसमें शुरुआती 19वीं सदी के शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया था। बेहतर शिक्षा के लिए देश में IIM, IIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थान ने परिकल्पना की और इनकी स्थापना की। एक प्रमुख समिति आई थी, कोठारी समिति। 1964 में गठित कोठारी समिति ने देश के चहुमुखी विकास, चारों ओर के विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अहम माना और भाषाओं को और विकसित करने और विज्ञान की पढ़ाई को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। 1964 के बाद में सीधा ही 1986 की शिक्षा पॉलिसी है वो आती है। 1986 में राजीव गांधी ने शिक्षा की एक नीति आई, उसे राष्ट्रीय नीति कहा। उन्होंने 21वीं सदी की कल्पना इस शिक्षा नीति में करी, लेकिन संपूर्णता का अभाव हर शिक्षा नीति में रहा। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87-88 में आया। इसमें प्राइमरी स्कूलों को संसाधनों को बढ़ाने की बात करी। उसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी और धीरे धीरे शिक्षा का क्रम बढ़ता गया, लेकिन जितना जरूरी था उतना नहीं हो पाया। शिक्षकों की शिक्षा 1987 में शिक्षकों की शिक्षा की बात कही। शिक्षकों के ज्ञान और उनके शोध को बढ़ाने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना इस शिक्षकों की नीति की महत्वपूर्ण बात थी। बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए आई थिंक 15 अगस्त 1995 को प्राइमरी स्कूलों में उपस्थिति और संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील जैसे नए कंसेप्ट को सामने लाए, जिससे कि ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो सके और कुछ स्तर तक ड्रॉप आउट जैसी समस्याओं पर अंकुश भी लगा, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं रहा। मौलिक अधिकार के रूप में 2001 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा लेने को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया। बाद में इसे कानूनी जामा भी पहनाया गया, लेकिन ये पर्याप्त मात्र नहीं था। भारत युवाओं का देश है। यहाँ शिक्षा को बाजार में होने के साथ साथ में, ज्ञानार्जन के साथ साथ में मानवीय मूल्यों को भी, राष्ट्रीय भक्ति को भी, देशभक्ति को भी, राष्ट्रवाद को भी सम्मिलित करके संपूर्ण देश को 2020 तक विश्व के पटल पर फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जगत गुरु बनाने के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता रही और 2020 में आकर ऐसी शिक्षा नीति आई है जिससे कि हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पर भारत अगर यह शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से अमल में लाते हैं, शिक्षा नीति पहले भी आती रही है लेकिन हम उनको 100% अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये शिक्षा नीति को एज इट इज कानूनी रूप में हम चेंज कर पाते हैं, परिवर्तित कर पाते हैं, तो ये फायदेमंद हो सकती है, वरना ये पुरानी शिक्षा नीतियों के तरह ही ये कागज में ना रहें और आगे देश के विकास में काम आए। हम
अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में भारत की नई शिक्षा नीति के आयामों पर बात करेंगे। थैंक यू।